हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रोहित कुमार है और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक स्टैक। बेसिकली हम डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने अभी तक सबसे पहली चीज़ हमने जो बताई थी वो आप लोगों को एरे के बाद मैंने लिंक लिस्ट के कुछ पार्ट क्रिएट कर दिए हैं और वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टर्म की स्टैक जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन की वीडियो में लिंक लिस्ट के बाद थर्ड पोजीशन पे आपको बताया था कि स्टैक एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जान लें कि ये होता क्या है बेसिकली। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे एरे एक लीनियर था, यानी कि हम फर्स्ट इस तरीके से बात कर रहे थे, इस तरीके से कि जब भी हमारा कोई एलिमेंट आया फर्स्ट यहाँ पे आया, सेकंड हमारा यहाँ आया, थर्ड यहाँ आया, इस तरीके से। और जब लिंक लिस्ट के रेफरेंस में बात कर रहे थे तो एक एलिमेंट हमारा यहाँ था जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका एड्रेस होल्ड कर रहा था, दूसरा तीसरे का, और लास्ट वाला जो था वो नल वैल्यू को होल्ड कर रहा था सम केसेस में। फिर इसमें मैंने डब्ल्यू का बताया, फिर सर्कुलर का बताया। इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट फिनिश हुई। अब हम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसका हम बेसिकली यूज़ तो करते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम इसमें एक लिफो बोल देते हैं इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसका मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आउट ऑफ द बात करें कि हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो हम स्टैक कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। आपने ब्राउज़र का यूज किया है, ब्राउज़र का जब भी हम यूज करते हैं तो एक पेज से हम दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे से हम तीसरे पेज पे जाते हैं। बट ब्राउज़र के कॉर्नर पे जो हमारा एक बैक बटन होता है, ये बटन जो होता है जब भी हम इस प्रेस करते हैं, अगर हम तीसरे पेज पे हैं तो तीसरे पेज से हम डायरेक्ट सेकंड पेज पे, यानी कि तीसरा पेज अब मेरे लिए आउट हो चुका है और मेरे लिए दूसरा पेज है। यानी कि हम एक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि हमारा जो लास्ट में आया था तीसरा पेज हमने लास्ट में ओपन किया था, और जब भी हम बैक कर रहे हैं तो तीसरा पेज पहले आउट हो रहा है, देन आफ्टर हमारा दूसरा पेज पे पहुंच रहे हैं। और जब हम दूसरे पेज से बैक बटन को प्रेस करते हैं तो दूसरा पेज हमारे दूसरे नंबर पे आया था और दूसरे पेज को जब हमने रिटर्न किया तो ये हमारे फर्स्ट पेज पे ले गया। यानी कि हम रिकर्सन का यूज कर रहे थे बट हमको पता ही नहीं था कि हम ब्राउज़र के थ्रू भी रिकर्सन का यूज कर रहे थे। अब हम सबसे ज़्यादा एक यूज चीज़ करते हैं और मैक्सिमम टर्म में बोलते हैं हम कट, कॉपी, पेस्ट जैसी चीज़ें हम यूज करते हैं, रीडो, अंडो हम यहाँ पे तो यूज करते हैं। तो आपने कभी कभार रीडो अंडो में ज़्यादातर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं कि हम रीडो और अंडो में कि हमने किसी टेक्स्ट को लिखा और फिर कट किया, यानी कि उसको हटाया। तो हम जब भी हम उसको अंडू करते हैं तो जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा टेक, अगर मैंने एच को हटाया और देन आफ्टर मैंने अंडू किया तो फिर से हमारा टैग लिख के आ जाएगा, यानी कि एच फिर आ जाएगा। ये हमारा क्या था कि जो हमने लास्ट में लिखा वो फर्स्टली और जिसका मैंने कट किया था वो हमारा आया फर्स्टली। देन आफ्टर अगर हमने सी को हटाया होता तो सी आता। इस तरीके से एक बैकएंड सीक्वेंस में चल रहे हैं कि जो लास्ट में लिखा जा रहा था वो पहले आउट हो रहा था। इस तरीके से हम और भी जगह पे यूज करते हैं। अब हम इसका जो बेसिकली और जगह पे यूज करते हैं वो थोड़े से अब कंसेप्चुअल वर्ड ऐसे हैं, जैसे कि हम कन्वर्जन की बात करें, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में हमें कन्वर्जन करना है, अभी इसके थ्रू ही हम करते हैं। और जो हमारा एक और टर्म होता है कि हम रिकर्सन में भी इसका यूज करते हैं। अब रिकर्सन में भी हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी आपने रिकर्सन का यूज किया होगा तो आपने लास्ट में सेम फंक्शन को कॉल किया होगा। जब हमने सेम फंक्शन को कॉल किया तो जब हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो जब हमारे पास उसके जो नीचे के पैरेंथेसिस बचते हैं जिसमें हमारे कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो स्टेटमेंट हमारी सबसे
लास्ट वाले का पहले आउट होगा, देन आफ्टर इस सीक्वेंस से हम इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं। अब ये एक हमारी ये बात हुई। अब हम यहाँ पे ट्रेवर्सल में यूज करते हैं। जब भी हम किसी ट्री या ग्राफ के ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे भी इसी तरीके से स्टैक का यूज करते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के मैं ट्री के ट्रेवर्सल को बताऊंगा तो हम बताएंगे किस तरीके से हम ट्री के ट्रेवर्सल में स्टैक का यूज कर रहे हैं। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं और फिर हमारे पास में कुछ पार्सिंग होती है। पार्सिंग जैसे कि हमारी कुछ पैरेंथेसिस की पार्सिंग होती है, पैरेंथेसिस की अभी हम ये सारे प्रोग्राम भी देखेंगे। और फिर हम मैचिंग टैग का भी यूज कर लेते हैं, जो हम HTML के फॉर्म में बात करें तो HTML में हम इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। और एक बेसिक अगर आइडिया दूं कि स्टैक है क्या, ऑल दो, तो एक बोतल लीजिएगा, उस बोतल में ऐसी बोतल जिसमें हमारे कॉइन जा सकें और फिर हम एक एक करके कॉइन उसके अंदर डालते जाएं। जो हमारा लास्ट में कॉइन डालेंगे वो हमारा सबसे पहले इन होगा, अगर बोतल का साइज चौड़ा ना हुआ तो, क्योंकि आप एक्सेप्शन जनरेट करेंगे इस केस में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का होता है कि हमारे जो बोतल का ऊपर का मुंह है, माउंट है, वो चौड़ा हुआ तो हम एक साथ में 2 सिक्के निकाल लेंगे। तो ये सारी आप पैरेलली चीज़ों को ना रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर बोतल के अंदर हम एक एक करके सिक्के डाल रहे हैं और सपोज दैट कि हम वहाँ से सिर्फ एक ही सिक्का निकाल पा रहे हैं, तो हमारा जो सबसे लास्ट में सिक्का जाएगा वही हम सबसे पहले आउट कर पाएंगे। इस तरीके की चीज़ों को हम समझते हैं। अब हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो 2 टाइप से होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो इसका होता है वो 2 टाइप से होता है बेसिकली। सबसे पहले हम इसको यूज कर सकते हैं, एरे के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है लिंक लिस्ट, यानी कि जो हमने अभी जो 2 डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनके थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं। अब हम लिंक लिस्ट के थ्रू और एरे के थ्रू इसको जनरेट करें। तो अभी हम एरे वाले पार्ट को इसी में कवर अप कर लेते हैं, लिंक लिस्ट के पार्ट को हम सेकेंड फेज में ले जाएंगे। तो एरे के फेज में क्या होता है, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्टैटिकली डिफाइन करना होता है। हम अगर सी लैंग्वेज के टर्म में बात करें, सी लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर देते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारे होते हैं वो हेडर फाइल लगाई हमने, हेडर फाइल लगा दो, एंड दूसरी हेडर फाइल लगा दी हमने। अब हमारे पास दूसरा जो टर्म होता है कि हमें एरे में एक अपना साइज देना होता है। अब हमने ये तो बताया नहीं कि हमारी जो स्टैक है वो कितना होगा, तो हम एक यहाँ पे अपनी तरफ से डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू को, और वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, और इस तरीके से मैक्स की वैल्यू 100 डिफाइन कर दी, यानी कि हम एक स्टैक का एक तरीके से साइज को डिक्लेयर कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये वाला सिंटेक्स आप समझ चुके हैं, तो हम जो ग्लोबली चीज़ों को वॉइड मेन के अंदर या इंट मेन आप जैसे भी लेना चाहें, उसके अंदर जो ग्लोबली चीज़ें डिक्लेयर होने वाली हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और नेक्स्ट पेज में हम सीधे सीधे फंक्शन की बात करेंगे। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉर्मली अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसका भी एक प्रोग्रामिंग का वीडियो पर्टिकुलर ला दूंगा, जिसमें मैं प्रोग्राम करके आपको एक एक पॉइंट को चेकआउट करवा देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एरे इंटीजर टाइप का, आप करेक्टर डबल किसी भी टाइप के डेटा को स्टैक के अंदर रख सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। और हम इंट टाइप का एक ले रहे हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं st, यानी कि स्टैक हो गया, और इसकी जो हम लेंथ है वो मैक्स डिफाइन कर देते हैं। बस इसमें हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, टॉप, यानी कि जब भी हम कुछ भी काम कर रहे थे तो हमारा कहाँ पे आ रहा था, टॉप पे आ रहा था, यानी कि जो लास्ट में आ रहा था वो टॉप ही तो था। बोतल में जब हम सिक्का रख रहे थे तो उसके टॉप पे आ रहा था, तो एक एक करके टॉप पे हम जा रहे थे, तो टॉप की इनिशियली हम वैल्यू को -1 रखते हैं। अब हमारा केस क्या है, इसमें 2 कंडीशनें होती हैं कि हम इसके टॉप से ही कुछ सिक्के को निकाल रहे थे और टॉप से ही इंसर्ट कर रहे थे। तो हम जब भी सिक्के को इंसर्ट या जो भी हमारा डेटा है उसको इंसर्ट करेंगे तो उस वाले टर्म को हम बोलेंगे पुश, और जो दूसरा रहेगा उसको हम बोलेंगे पॉप। अब 2 हमारे पास हैं, यानी कि ये इंसर्शन के लिए है और ये हमारा डिलीशन के लिए है। ये हमारे पास 2 मेन टर्म हैं। अब मैं
पुश एंड पॉप फंक्शन दोनों को यहाँ पे डिक्लेयर करके और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और जिसमें मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूँगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं और वॉइड से हम फंक्शन बनाते हैं, यानी कि रिटर्न टाइप इसका कुछ नहीं है, और पुश करेंगे और पुश के अंदर हम एक वैल्यू को असाइन करवा दे रहे हैं, जो हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने उधर इंटीजर लिया है, तो इंटीजर वैल्यू हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं टेम्प वेरिएबल के नाम से, कि हमारा जो भी डाटा है वो टेम्प में आएगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस वाले केस में हमारा क्या है कि अभी हमारे टॉप की वैल्यू है -1। पहले हमारा कुछ ऐसा सिनारियो है कि सपोज दैट कि इसमें क्या है कि हमारे जितना भी साइज़ थी मैक्स तक हमारी वैल्यू फिलअप थी। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक थी कि मैक्स तक हमारी वैल्यू फिलअप थी। अगर हमारा ये 0 से स्टार्ट है तो मैक्स -1 तक हमारी वैल्यू फिलअप है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, कैसे उसको रोकें कि भैया अब हम तुम्हारे वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते इन द स्टैक। तो हम कैसे, तो इसके लिए हम एक सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या कि हमारा जो स्टैक का st था एरे, उसको हम बोले कि हम क्या टॉप इक्वल्स टू st टॉप इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा, या फिर हम इस तरीके से इसको बोलें टॉप, यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मेट लगा रहे हैं टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे एक सिंपली से प्रिंटफ करवा देंगे, प्रिंटफ लिख देंगे, पूरा फंक्शन लिख लेना, और इसको बोल देंगे ओवरफ्लो। दैट्स मीन कि हमारा जो भी स्टैक है वो पूरी लेंथ तक भरा हुआ है, तो अब हम कुछ इसमें डाल ही नहीं सकते। अब सपोज दैट कि हमारे पास स्टैक में वैल्यू जा सकती है, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, इल्स वाले केस में, क्योंकि अभी हमारा जो टॉप है, सपोज दैट हमने पहले वेरिएबल एक रखा था, फिर दूसरे में 2 रखा था, अब हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। अभी टॉप की वैल्यू हमारी +1 हुई थी, टॉप -1 था इधर से, तो जब +1 हुई तो 0 पे आया, फिर 1 पे आया, अब 2 पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें टॉप की वैल्यू को चेंज करना होगा, तो टॉप की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। देन आफ्टर अब हम क्या करते हैं, अब हमारा टॉप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो st और टॉप के अंदर हम वैल्यू डाल दें जो हमने वैल्यू यहाँ से ली है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं टेम्प, और ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अगर मैं इस कोड को समराइज करना चाहूँ कि और छोटे वे में हम क्या लिख सकते थे, तो इसको थोड़ा सा और हम शॉर्टर वे में क्या लिख सकते थे। इन 2 लाइन को अगर शॉर्टर लिखना हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे st++, यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और टॉप की जो वैल्यू है उसमें पहले एक इंक्रीमेंट हो, देन st की वैल्यू में कन्वर्ट हो, और उसमें हम टेम्प डाल दें। एक तो हमारा ये मेथड था इतने को सॉर्ट करने का। अगर हम पूरे इफ एल्स कंडीशन को सॉर्ट करना चाहें तो इस वाले केस में हम क्या करें कि हम यहाँ पे एक जो हमारा रिटर्न टाइप है, या हम जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उसको हम नॉर्मली वे में इस तरीके से लिख सकते हैं टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। अगर ये कंडीशन सही है तब हमारा क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सही, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि प्रिंटफ, और हमारा क्या हो जाए, ओवरफ्लो दिखा दे, यहाँ पे ओवरफ्लो दिखा दे। देन आफ्टर अगर ये कंडीशन सही नहीं है तब हम क्या करें, सिंपल वे में हमने जो दूसरी लाइन लिखी है ये वाली, इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे। दैट्स मीन हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको डाल सकते थे, और ये हमारा एक पूरा फंक्शन का जो कोड था उसको हमने और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा और आपने यूज भी किया है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जेशन में किया है, बट हमने यहाँ पे जो इसका किया वो हमने एक सिंपल वे में इफ इस कंडीशन को स्किप करते हुए इतने शॉर्ट टर्म में लिख दिया। दैट्स मीन कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू, दैट्स मीन प्रिंट ऑफ ओवरफ्लो कर देगा, अदरवाइज ये हमारा टेम्प के अंदर वैल्यू को स्टोर कर देगा। दैट्स मीन वॉइड पुश इज इनफ एंड क्लोज इट।
अब दूसरा हमारा जो कंडीशन बनता है पॉप का, तो उस वाले में हम क्या चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारी पॉप हो उसको हम दिखा भी दें कि कौन सी वैल्यू पॉप है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको प्रिंट करें, और दूसरा या फिर हम रिटर्न करें और देन आफ्टर हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट करें। तो हम इस केस में बेसिक मानते हैं कि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का ले लें और पॉप फंक्शन का यूज करें। अब पॉप फंक्शन के अंदर हमें कोई वैल्यू देनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी इसमें होना है वो टॉप से होना है। तो टॉप वाले केस की हम बात कर रहे हैं, तो टॉप से जब होगा तो उसमें हमारी एक कंडीशन बनती है कि हमारे टॉप की जो वैल्यू है वो -1 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे टॉप इक्वल्स टू -1, दैट्स मीन हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडरफ्लो। अब ये हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। और अदरवाइज दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर नहीं है तो हम क्या करें। अब हम क्या करें, हम एक इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट टेम्प, ठीक है। अगर प्रिंटअप तो हमने कर दिया, और हम यहाँ पे या फिर रिटर्न कर सकते थे रिटर्न -1, और ये हमको करना भी है क्योंकि रिटर्न -1 से हम पता लगा लेंगे कि हमारी वैल्यू अंडरफ्लो में है। यहाँ पे हम कंडीशन जैसी भी वहाँ पे पास आउट करवाएं, इफ कंडीशन लगाएं या जो भी, या फिर हम नॉर्मली वे में प्रिंटअप करवा देंगे, और रिटर्न यहाँ से हमें एक वैल्यू देनी ही देनी है जो हमारी रहेगी, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप ले रखा है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा ये कहता है कि हमने सपोज दैट इस वाले एरे में फिर आते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 3 वैल्यू थी, अब हमें 3 को पॉप कराना है, यही हमारा एटमोस्ट टॉप है। तो हमें जब इसको पॉप कराना है तो हम क्या करेंगे कि टॉप की वैल्यू को हम पहले किसी वेरिएबल में रख दें, तभी हम प्रिंट करवा पाएंगे। टेम्प के अंदर हमने वैल्यू को कौन सी वैल्यू को रखना है, ST, और टॉप की वैल्यू को रख दें। अब हमारे पास इसके अंदर ये 3 वैल्यू आ चुकी है टेम्प के अंदर। टेम्प के अंदर 3 वैल्यू आ गई। और दूसरा पॉइंट हमारा, अब हम क्या करते हैं कि टॉप को हम -1 कर दें। दैट्स मीन कि अब हम टॉप को बोल दें कि अब तुम भैया यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू हमारी यहाँ पे पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसका इंडिकेटर यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। इधर समझ लीजिए इसको, टॉप हमने इधर -1 किया, और इधर हम समझ लें कि हमने इसको क्या किया, इंडिकेटर हमने यहाँ पे दे दिया। दैट्स मीन कि हमारा अब आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं। अब टॉप को हमने जब यहाँ पे कर दिया तो हमारी यहाँ पे कोई भी वैल्यू पड़ी रहे, 3 या 4 जो भी पड़ी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। टॉप हमारा यहाँ पे इंडिकेटर कर रहा है, दैट्स मीन कि टॉप हमारा अभी भी यहाँ पे है, दैट्स मीन ये वाली वैल्यू हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एल्स को बना दिया। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या करवाएंगे कि हमने जौन सी वैल्यू को पॉप किया है उस वैल्यू को हम रिटर्न करवाएंगे, और ये एल्स कंडीशन 1 और देन आफ्टर ये 1। अगर हम फिर इसको सॉर्टर करना चाहें, इन 2 लाइन को हम फिर सॉर्टर करना चाहें, इन 2 लाइन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन 2 लाइनों को सॉर्टर करने का एक तरीका है कि टेम्प लिखें और टेम्प के अंदर ST लिखें, और ST मतलब हमारा एरे था, और टॉप। अब ये हमारी टॉप की वैल्यू तक तो पहुंचा, माइनस करें, दैट्स मीन ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये टॉप की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, दैट्स मीन हम इन 2 लाइनों को स्किप कर सकते हैं। अब अगर हमें इसी तरीके से करना है तो हम इस तरीके से सेम इस तरीके से हम यहाँ पे भी ये लगा सकते हैं, बट इसके केस में क्या है कि हम सीधा रिटर्न बॉर्न और रिटर्न टेम्प करवाएंगे, रिटर्न वैल्यू करवाएंगे, या हम रिटर्न टेम्प इक्वल्स टू उसके अंदर हम दे सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से, या फिर हम वॉइड कर दें तो नॉर्मल वे में हम इसको प्रिंट में डाल दें, और दैट इज़ ऑल इज़ क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एवरी टर्म एंड कंडीशन इसकी समझ में आई होंगी। इस टैग के अंदर मैंने क्या किया है, ओवरऑल द समराइज कर दिया है, एरे के साथ मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, और जो भी इसके अंदर पॉइंट बनते थे वो सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर कंसीडर कर दिए हैं। तो आपको आई होप ऑल दो थिंग इज़ क्लियर, वेरी क्लियर, एंड
अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं उनकी भी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर को जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इन द फ्यूचर इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट और CSIT से संबंध रखते हैं तो।